हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स चैनल। आई एम प्रीति। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, अध्याय 1 अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। पार्ट 4 है ये वीडियो का, और अगर आपको पार्ट 1, 2 और 3 चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम पार्ट 4 में क्या करेंगे, सांख्यिकी की सीमाएँ करेंगे। तो इसकी कुछ सीमाएं दे रखी हैं, तो ये भी देख लेते हैं। आधुनिक युग में सांख्यिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में एक निर्णायक महत्व के रूप में बनकर उभरा है, परंतु इस शास्त्र की कुछ सीमाएं हैं। इस प्रकार न्यूज़ होम ने लिखा है कि सांख्यिकी को अनुसंधान का एक मूल्यवान साधन समझना चाहिए, परंतु इसकी कुछ गंभीर सीमाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना संभव नहीं है। ठीक है, पहली सीमा है कि केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों जैसे ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, देश प्रेम, न्याय आदि का अध्ययन नहीं किया जाता। ओनली क्या होता है, इसके अंदर संख्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। सेकंड है, केवल समूहों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, सांख्यिकी के अंतर्गत केवल मात्रात्मक तथ्यों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, यह एक सांख्यिकी तथ्य हो सकता है कि आपकी कक्षा का अध्यापक 50,000 रुपये प्रति माह अर्जित करता है, तो लेकिन इसे हम ये क्योंकि समूह में नहीं है इसलिए हम इसको सांख्यिकी नहीं माना जाएगा। ठीक है, परंतु चूंकि ये तथ्य एक व्यक्ति से संबंधित, केवल ये एक व्यक्ति से संबंधित है, इसे सांख्यिकी की विशेष सामग्री नहीं माना जा सकता। इसे सांख्यिकी की विशेष सामग्री केवल तभी कहा जाएगा जब हम प्रदेशों के मध्य आय का अंतर ज्ञात करने के उद्देश्य से सभी भागों के विद्यालयों के अध्यापकों की आय का अध्ययन करते हैं। जब हम किसी भी राज्य के बीच में जितने भी अध्यापक हैं विद्यालय में, उनका आय का अध्ययन करेंगे तो ही वो समूह के अध्ययन के माध्यम से कहा जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारा, आंकड़ों में एक रूपता या सजातीयता का होना आवश्यक शर्त है। आंकड़ों में बिल्कुल कुछ सिमिलर भी होना चाहिए। ठीक है, आंकड़ों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि जो आंकड़े एकत्रित किए जा वे एक ही गुण को प्रकट करने वाले हों। ठीक है, जैसे विभिन्न जाति या गुणों के आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। अगर हम सेम होंगे तो उनकी तुलना हम आराम से कर सकते हैं, अगर वो डिफरेंट होंगे तो उसकी तुलना करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उदाहरण के लिए जैसे कपड़े तथा अनाज के उत्पादन की मात्रा के अनुसार तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि कपड़ों को हम मीटर में मापते हैं और अनाज को हम किलो में मापते हैं, फिर टनों में मापते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा, परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी के नियम केवल औसत के रूप में ही सत्य होते हैं, ये केवल व्यापक प्रवृत्ति को ही प्रकट करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से त्रुटि मुक्त नहीं होते, वे हमेशा तथा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि कहा जाता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 50,000 प्रति वर्ष है, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि प्रति व्यक्ति का आय 50,000 होगी। ठीक है, अब उसमें कुछ लोग तो बहुत ही अमीर होंगे, कुछ लोग कुछ गरीब होंगे। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा कमाते होंगे, कुछ कम कमाते होंगे, तो मतलब ये औसतन सत्य होते हैं। ठीक है, कभी कभार सत्य। फिफ्थ पॉइंट है, बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। ठीक है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। सांख्यिकी निष्कर्षों को भली प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाए जिनमें निष्कर्ष निकाले गए हों, अन्यथा वे असत्य सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण दे रखा है हमें, कपड़े के व्यवसाय में 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 1,000, 2,000 तथा 3,000 है। इसके विपरीत कागज के व्यवसाय में उन्हीं 3 वर्षों का लाभ है 3,000, 2,000 और 1,000। अब यहाँ पे देखिए जो औसत लाभ है वो तो 2,000 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए घट रहा है। यानी कि कपड़े के व्यवसाय में तो उन्नति हो रही है और कागज़ के व्यवसाय में अवनति हो रही है। तो इससे मतलब ये निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हमें पहले उसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद बताना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा, केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको सांख्यिकी सभी विधियों का अच्छी तरह से
सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है जिन्हें सांख्यिकी विधियों का विशेष ज्ञान है। ठीक है, उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिसके पास ज्ञान होता है। अनजान साधारण व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए कहा जा सकता है कि अयोग्य मनुष्य के हाथ में आंकड़े अयोग्य डॉक्टर के हाथ में दवाई के समान है, जिसका दुरुपयोग बड़ी आसानी से हो सकता है तथा जिसके अनेक विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। यूल तथा केंडाल के शब्दों में अयोग्य मनुष्य के हाथ में सांख्यिकी विधियाँ सबसे भयानक हथियार हैं। ठीक है, अगर कोई अनजान व्यक्ति इसको यूज़ करेगा तो एक तरह से हथियार के रूप में काम करेगा। ठीक है, 7 दुरुपयोग संभव है। सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत ही सामान्य है। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, भले ही जब यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो। आंकड़ों के संबंध में यह कहा जाता है कि समग्र गीली मिट्टी के समान है, जिनसे आप देवता या शैतान की मूर्ति जो चाहे बना सकते हैं, या तो उससे देवता बनाएंगे या फिर शैतान बनाएंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी का दुरुपयोग उसकी सबसे बड़ी सीमा है। तो अगर आपको ये सांख्यिकी सीमाएं समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।